हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लीगल वर्ल्ड। आज के वीडियो हम शुरू करने वाले हैं एक नया वीडियो लेक्चर सीरीज और साथ में एक नया सब्जेक्ट जो कि है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आपको तुरंत पता पड़ जाए। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का वीडियो जो कि है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अगर आज वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। आप वहां जाके बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस भी देख सकते हैं, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि है इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इनैक्ट हुआ था 15 मार्च 1872 को और इन्फोर्स हुआ था 1 सितंबर 1872 को। इनैक्ट कब हुआ था? 15 मार्च 1872 को और इन्फोर्स कब हुआ था? 1 सितंबर 1872 को। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 1 जो कि है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। शॉर्ट टाइटल इसका ये कहता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो पूरे इंडिया में अप्लाई होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये कब का है? 2019 के पहले की बात है कि जब जम्मू एंड कश्मीर अप्लाई नहीं होता था, लेकिन 2019 में जब 370 आर्टिकल हटा दिया गया, जब जम्मू एंड कश्मीर से उसके स्पेशल प्रोविजंस ले लिए गए वापस, जब जम्मू एंड कश्मीर हमारा एक यूनियन टेरिटरी बन गया, उसके बाद से अब हमारे सारे एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई होते हैं और उसी के साथ इंडियन एविडेंस एक्ट भी हमारा जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई होता है। लेकिन उसके पहले 2019 के पहले तक ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता। लेकिन आज जब आप पढ़ रहे हैं तो आज की डेट में ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे पूरी तरह से अप्लाई किया जाता है। ठीक, तो इसमें अगर आपके पास पुरानी बेयर एक्ट है, वहां अगर ये लिखा हो कि इट डज नॉट अप्लाई ऑन जम्मू एंड कश्मीर, तो उसको हटा दीजिएगा, काट दीजिएगा वहां से। मेरे पास पुरानी बेयर एक्ट है, उसमें लिखा हुआ है। तो ये सीधा सीधा कहता है शॉर्ट टाइटल, दिस एक्ट में कॉल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ओके, ये पूरे इंडिया में अप्लाई होगा इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो किसी भी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई नहीं किया जाएगा। किस पे अप्लाई नहीं किया जाएगा? आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। जो भी आर्बिट्रल या मीडिएशन की प्रोसीडिंग्स होती हैं उनमें इंडियन एविडेंस एक्ट को बिल्कुल अप्लाई नहीं किया जाएगा, वो इसके प्रोविजंस के अंदर नहीं आएंगे। इसके अलावा जो भी कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स होती हैं, यानी कि जो हमारे आर्मी की जो कोर्ट्स होती हैं उनकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनमें भी अप्लाई नहीं होगा। मतलब अगर कोई अगर कोई प्रोसीडिंग आर्मी के प्रोसीजर या आर्मी एक्ट या एयरफोर्स एक्ट या फिर नेवी एक्ट, इन सब के प्रोसीडिंग्स के तहत चल रहा है, इन सब के जो एक्ट है उसके अंदर चल रहा है, तो उसके ऊपर एविडेंस एक्ट बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा। कहाँ का अप्लाई नहीं होगा? सबसे पहली चीज आर्बिट्रेशन, मीडिएशन में अप्लाई एविडेंस एक्ट नहीं होगा। दूसरी चीज आर्मी एक्ट या फिर कोर्ट मार्शल के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, जो भी केस कोर्ट मार्शल या आर्मी एक्ट के तहत चल रहे हैं। नेवी एक्ट, उस पर भी अप्लाई नहीं होगा। तीसरा किस पे? एयरफोर्स एक्ट, उस पर भी हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा। और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी था जो कि हाजी इब्राहिम कासिम कोचीवाला वर्सेस नॉर्दर्न इंडिया ऑयल लिमिटेड के केस में आया था। ये केस लिख लीजिएगा, हाजी इब्राहिम कासिम कोचीवाला वर्सेस नॉर्दर्न इंडिया ऑयल लिमिटेड। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी आर्बिट्रल या मीडिएशन प्रोसीडिंग्स पर इंडियन एविडेंस एक्ट को अप्लाई नहीं किया जाएगा। कहां पर? किसी भी आर्बिट्रेशन या मीडिएशन प्रोसेस पर इंडियन एविडेंस एक्ट को अप्लाई नहीं किया जाएगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था। ठीक, इसके बाद सेक्शन 2 हमें नहीं पढ़ना है, वो रिपील्ड है। सेक्शन 3 देखते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन क्लॉज अभी जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं इसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे वर्ड्स दिए हैं, कई सारे ऐसे क्लॉज दिए हैं जो कि आगे हमें एविडेंस एक्ट में बहुत ज्यादा यूज आने वाले हैं। तो अगर आपने इन्हें अच्छे से समझ लिया तो आगे आपको बाकी का एक्ट समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये वाला पार्ट बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में सबसे पहली चीज आती है कोर्ट। अब कोर्ट से हम क्या समझते हैं? आप कोर्ट से आईपीसी, सीआरपीसी वाले कोर्ट पे मत जाइएगा, यहाँ आपका डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। काफी हद तक सेम ही है पर थोड़ी सी अलग है। यहाँ कोर्ट का क्या इंक्लूड होता है? सारे जजेस, सारे मजिस्ट्रेट, वो सारे पर्सन जो कि जुडिशियली एक्ट करते हैं। कौन कौन? सारी कोर्ट, सारे मजिस्ट्रेट और वो सारे लोग जो कि जुडिशियली एक्ट करते हैं, किसी जुडिशियल तौर पे एक्ट करते हैं, उन्हें कोर्ट में कंसीडर किया जाएगा। उन्हें क्या माना जाएगा? उन्हें कोर्ट माना जाएगा। लेकिन इसमें आर्बिट्रेशन को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आर्बिट्रेशन इसमें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आर्बिट्रेशन इससे सेपरेट रखा जाएगा। एविडेंस एक्ट में आर्बिट्रेशन इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसके बाद आता है फैक्ट। अब फैक्ट से आपको, अगर मैं आपको बोलूं फैक्ट, तो आपको फैक्ट से क्या लगेगा कि फैक्ट क्या होता है? हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो तथ्य हो जाएगा। क्या होता है तथ्य का मतलब? फैक्ट इंडियन एविडेंस में दो तरह के होते हैं, एक होता है मेंटल फैक्ट और दूसरा होता है फिजिकल फैक्ट।
फैक्ट का मतलब मैं आपको समझाऊं कि भाई एक गाड़ी है जिसकी एक हेडलाइट फूटी है, ये एक फैक्ट है। एक आदमी है जिसका एक पैर टूटा है, ये एक फैक्ट है। कोई गंजा आदमी है, उसके सर पे बाल नहीं है, ये एक फैक्ट है। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के होने ना होने पे या उसका किसी दूसरी चीज से रिलेशन को बताता है। फिर से सुनिएगा, कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा मतलब फैक्ट वो होता है, फैक्ट ऐसी चीज होती है जो किसी व्यक्ति के होने ना होने या किसी वस्तु के होने ना होने या उसकी किसी दूसरी चीज से रिलेशन को बताता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फैक्ट कहते हैं। जैसे कि क्या, एक आदमी के सर पे बाल नहीं है, ये फैक्ट है। एक आदमी का पैर नहीं है, वो फैक्ट है। कोई गाड़ी है जिसकी हेडलाइट टूटी, ये फैक्ट है। कहीं किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ये फैक्ट है। ठीक, किसी का मोबाइल टूट गया, ये फैक्ट है। मतलब कोई भी चीज जो किसी चीज के होने ना होने का या किसी चीज से रिलेशन के बारे में बताती है, वो एक तरह से फैक्ट में आ जाती है। तो फैक्ट दो तरह के मैंने आपको बताया, दो तरह के फैक्ट, एक मेंटल फैक्ट, एक फिजिकल फैक्ट। ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिए, ये फिजिकल फैक्ट थे क्योंकि ये फिजिकली हमें दिख रहे हैं। किसी की आंख नहीं है, दिख रहा है। कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, हमें दिख रहा है। ठीक, किसी का पैर नहीं हुआ, हमें दिख रहा है। ये सब फिजिकल फैक्ट है, फिजिकली हम इन सबको देख सकते हैं। मेंटल फैक्ट क्या होंगे? मेंटल फैक्ट में आएगा इलविल आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा, इंटेंशन आ जाएगा, नॉलेज आ जाएगा। ये सब मेंटल फैक्ट में आते हैं। किसी की इल विल है, किसी का गुडविल है, किसी का कुछ बैड इंटेंशन है, गुड इंटेंशन है, या किसी को किस तरह का कोई नॉलेज है, कुछ है, ये सब क्या है? ये एक मेंटल फैक्ट है। और फिजिकल फैक्ट क्या, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई आदमी टूटा फूटा है, मतलब लग गई है उसको, या कोई दूसरी ऐसा फिजिकल चीज जो हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, वो फिजिकल फैक्ट में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक, इसके अलावा इसके बाद आते हैं हम रिलेवेंट के ऊपर। अब रिलेवेंट क्या होता है? फैक्ट तो हमने देख लिया। अब रिलेवेंट फैक्ट को अगर हम समझे कि रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है, वैसे यहाँ अकेला रिलेवेंट वर्ड दिया है, मगर उसका मतलब होगा रिलेवेंट फैक्ट। तो रिलेवेंट फैक्ट का मतलब वो होगा, वो फैक्ट जो कि किसी दूसरे फैक्ट के साथ कोई रिलेशन दिखाते हैं अंडर सेक्शन 5 टू सेक्शन 55। मतलब बेरा की लैंग्वेज में आपको बता देता हूं, वन फैक्ट इज सेड टू बी रिलेवेंट टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद अनदर इन द वे रिफर्ड इन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द रिलेवेंस ऑफ फैक्ट। मतलब एक फैक्ट जब कोई दूसरे फैक्ट के साथ अपना कोई रिलेशन शो कर रहा है अंडर सेक्शन 5 टू सेक्शन 55। सेक्शन 5 से सेक्शन 55 क्या है? चैप्टर 2 में दिया हुआ है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। वो पूरा अलग टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे। मैं केवल आपको एक हाईलाइटेड बता देता हूं कि जब एक फैक्ट किसी दूसरे फैक्ट से रिलेवेंट होता है, उसके साथ कोई रिलेशन शो करता है कि मैं उससे किस तरह से एक जैसा हूं, या मैं उसके साथ क्या रिलेशन, मेरा उस एक फैक्ट का दूसरे फैक्ट के साथ क्या रिलेशन है, जब वो ये चीज शो होती है तो उसे कहते हैं रिलेवेंट फैक्ट। जैसे कि क्या, एक गाड़ी का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और कुछ लोगों ने देखा कि एक दूसरी गाड़ी जो थी यहां से जा रही थी, आगे किसी ने देखा दूसरी गाड़ी जा रही थी जिसका सेम इसी तरफ से एक्सीडेंट हुआ। तो मतलब इसी समझाता हूं, दो गाड़ी आपस में टकराई, एक गाड़ी भाग गई। इसमें फैक्ट क्या हुआ? ये दोनों फैक्ट आपस में रिलेशन में कैसे हुए? इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, ये पहला फैक्ट है। दूसरा फैक्ट क्या कि इस गाड़ी ने उसको ठोका और ये चली गई, ये दूसरा फैक्ट है। ये दोनों फैक्ट आपस में रिलेवेंट है। ठीक, ये होता है रिलेवेंट फैक्ट। जब हम सेक्शन 5 और उसके आगे के प्रोविजन, सेक्शन 5 सेक्शन 55 तक के प्रोविजन पढ़ेंगे, तब आप समझ जाएंगे ज्यादा अच्छे से कि रिलेवेंट फैक्ट्स क्या होते हैं। इसके बाद हम आते हैं फैक्ट इन इशू पर। तो फैक्ट इन इशू नाम से समझ में आता है क्या होता है, या फिर फैक्ट इन इशू आपको पता भी होगा, वो फैक्ट या वो इशू जो कि जिसके ऊपर पूरा वो मैटर बेस्ड है। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, ये फैक्ट इन इशू है। या मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक, इनके बीच में एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा है। ए कह रहा है ये प्रॉपर्टी मेरी है और बी कह रहा है ये प्रॉपर्टी मेरी है। दोनों ये क्लेम कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी मेरी है। तो यहाँ फैक्ट इन इशू क्या हुआ? वो प्रॉपर्टी का ओनरशिप या पोजेशन यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ फैक्ट इन इशू हो गया। वो प्रॉपर्टी फैक्ट इन इशू नहीं हुई, वो प्रॉपर्टी के ओनरशिप या पोजेशन यहाँ पे फैक्ट इन इशू है, क्योंकि वो दो लोग क्या कर रहे हैं? उसकी ओनरशिप वहां क्लेम कर रहे हैं। एक कह रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी, दूसरा कह रहा है मेरी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ क्या चीज आई फैक्ट इन इशू में? वो प्रॉपर्टी का ओनरशिप यहाँ फैक्ट इन इशू में आ गई। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो जनरली अगर हमसे कोई पूछे डॉक्यूमेंट क्या होता है, हम बोलेंगे यार कोई पेपर जिसके ऊपर कुछ लिखा हो, किसी तरह की फाइल, कोई लेटर, किसी तरह का कोई हैंड रिटन कुछ भी चीज, या किसी तरह का ऑनलाइन आपके पास कहीं कोई डेटा हो, वो डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। कोई आपके पास ईमेल हो, कोई मैसेज हो, ऐसी कोई भी चीज क्या होगी? डॉक्यूमेंट कहलाएगी। ठीक, यही डॉक्यूमेंट होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट में भी यही डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन इसके अलावा भी एक चीज है, डॉक्यूमेंट वो होता है जो किसी एविडेंस की तरह यूज किया जाए। क्या होता है डॉक्यूमेंट? जो किसी एविडेंस की तरह यूज किया जाए, जिसे बनाया गया है किसी एविडेंस की तरह यूज करने के लिए, या
अल्टीमेटली जिसे यूज किया जा रहा है किसी एविडेंस की तरह, जैसे कि क्या, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाया ही जाता है एविडेंस की तरह यूज करने के लिए कि हमारे बीच में ये चीज डिसाइड हुई थी। एक पार्टनरशिप डीड हो गई, किसी तरह का एग्रीमेंट हो गया, किसी तरह का कोई पेपर हो गया जिसपे कुछ लिखा हुआ है, कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स हो गए। इन सारी चीजों को एज ए एविडेंस यूज किया जा सकता है, और देखा जाए तो एज एविडेंस की तरह यूज करने के लिए बनाया गया कि आगे जाके किसी चीज से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हमारे पास ये रिटर्न पूरी डॉक्यूमेंट तैयार रहे कि ये इस चीज से रिलेटेड क्या हमारे बीच में पहले डिसाइड किया था। तो डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट एक ऐसी चीज होती है जिसे एज एन एविडेंस की तरह यूज करने के लिए बनाया गया हो या फिर एक एविडेंस की तरह यूज किया जा रहा हो, उसे डॉक्यूमेंट कहते हैं। वो हैंड रिटन हो सकता है, वो प्रिंटेड हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, लेटर हो सकता है, ईमेल हो सकता है, मैसेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसे आप डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। इंडियन एविडेंस में दो तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। उसके बाद एक होता है प्राइमरी डॉक्यूमेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। ठीक, प्राइमरी मतलब मेन डॉक्यूमेंट, सेकेंडरी मतलब उसका सब डॉक्यूमेंट, प्राइमरी और मेन। अब प्राइमरी डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 61 में और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 62 में। अब ये डॉक्यूमेंट्स एडमिसिबल होते हैं कि नहीं, कब होते हैं कब नहीं होते हैं, ये भी आपको वहीं देखने को मिलेगा। सेक्शन 64 कहता है कि कब प्राइमरी डॉक्यूमेंट एडमिसिबल होता है और सेक्शन 65 कहता है कब सेकेंडरी डॉक्यूमेंट एडमिसिबल होता है। कुछ केस ऐसे भी है जहां पे डॉक्यूमेंट्स, कई तरह के डॉक्यूमेंट्स एडमिसिबल नहीं होते हैं। कुछ केस ऐसे हैं जहां पे डॉक्यूमेंट्स एडमिसिबल होते हैं, तो उसके बारे में वहां प्रोविजन दिया है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। कई बार कोर्ट में क्या होता है, आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि किसी केस से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जो कि मतलब एक तरह से उस केस को पूरी तरह से पलट के रख सकता है, लेकिन आपने क्या किया, और वो एविडेंस ऐसा है कि आपको उसको फर्स्ट इंस्टिंक्ट्स में, यानी जब आप पहली बार कोर्ट गए हो, जब आपने पहली बार या तो केस फाइल किया है, जब आपने अपना सूट फाइल किया है, तब आपको उस एविडेंस को उसमें लगाना चाहिए था और तभी वो उसको लगाना सही रहता। ऐसा कोई एविडेंस है, लेकिन आपने उसको तब नहीं लगाया, आपने उसको रख लिया कि मैं उसको बाद में कभी कोर्ट में दिखाऊंगा अच्छे समय आने पर। लेकिन वो ऐसा था कि आपको फर्स्ट इंस्टिंक्ट में ही उस एविडेंस को वहां लगाना चाहिए था। अब कोर्ट ये बोलेगी कि नहीं, आपने तब नहीं लगाया था इसको, तो अब आप अभी भी इसको नहीं लगा सकते अगर आप कभी बाद में उस एविडेंस को वहां शो करते हो। कुछ तरह के ऐसे एविडेंस होते हैं, हर एविडेंस पे ये चीज अप्लाई नहीं होती। ठीक, इसके बाद या हर डॉक्यूमेंट पे ये चीज अप्लाई नहीं होती। इसके बाद हम आते हैं कि एविडेंस क्या होता है। एविडेंस का मतलब होता है कोई ऐसा स्टेटमेंट या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि कोर्ट में परमिट किया जाता हो किसी भी फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए या उसे डिसप्रूव करने के लिए, या किसी विटनेस को सपोर्ट या उससे खिलाफ यूज करने के लिए। क्या होता है एविडेंस? किसी भी फैक्ट इन इशू को प्रूफ या डिसप्रूव करने के लिए अगर कोई चीज, कोई डॉक्यूमेंट, कोई स्टेटमेंट यूज किया जाता है, उसे हम एविडेंस कहते हैं। किसी विटनेस के लिए, किसी विटनेस के फेवर में या उसके अगेंस्ट अगर हम कोई चीज यूज करते हैं, कोई स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे एविडेंस कहते हैं। जो एविडेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक ओरल एविडेंस और दूसरा फिजिकल एविडेंस कह सकते हैं। ठीक, या फिर डॉक्यूमेंट फॉर्म का एविडेंस कह सकते हैं। तो दो तरह के होते हैं, ओरल और फिजिकल एविडेंस। ओरल एविडेंस क्या मतलब, हमने अपने मुंह से अगर कोई बात बताई है, कोई बात हमने कोई किसी तरह का कोई फैक्ट बताया है कोर्ट में या कहीं भी, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम ओरल एविडेंस कहेंगे। या फिर हमने किसी चीज के थ्रू अपनी बात को वहां पे रखा है, किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए हमने वहां कोई चीज, हमने मान लीजिए कुछ एक घटना हुई थी, हमने उसको प्रूव करने के लिए एक सीसीटीवी फुटेज दिखा दिया, तो ये क्या हो गया? ये उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए हमने एक एविडेंस दिखा दिया। या फिर हमने कोई फोटोग्राफ दिखा दी या हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डॉक्यूमेंट दिखा दिया, तो हमने उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए क्या किया? हमने उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट दिखाया, जिस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहेंगे, या जिस फुटेज को हम क्या कहेंगे? हम एविडेंस कहेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ जो हमारा फैक्ट इन इशू था, हम उसे प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं? एक एविडेंस दिखा रहे हैं, जिससे ये बात प्रूफ हो रही है कि वो फैक्ट इन इशू जो है वो एक्चुअली में हुआ भी था कि नहीं हुआ था। कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन एक आदमी ने उसकी फोटो ले ली थी उस एक्सीडेंट की, या फिर वीडियो कैप्चर कर ली थी, वो वीडियो बना रहा था और उसके उस वीडियो में वो एक्सीडेंट आ गया। यहाँ फैक्ट इन इशू क्या है कि एक्सीडेंट हुआ, और उसका एविडेंस क्या है? वो वीडियो इस बात को साबित करती है कि ऐसी कोई चीज जो कि फैक्ट इन इशू में कही जा रही है, जो कि फैक्ट इन इशू है, वो एक्चुअली हुई है कि नहीं हुई है, उस बात को प्रूव करने का एविडेंस क्या है? वो वीडियो उस बात को प्रूव करने का एविडेंस है। ठीक, इसके बाद तीन चीजें आती हैं, एक होती है प्रूव्ड, एक होती है डिसप्रूव्ड और तीसरी होती है नो प्रूव्ड। प्रूव्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि एग्जामिनेशन करने के बाद, मतलब कोर्ट जब किसी चीज का एग्जामिनेशन करती है या पुलिस जब किसी चीज का एग्जामिनेशन करती है, वो एग्जामिनेशन करने के बाद अगर कोई चीज प्रूफ हो जाती है,
तो उसे हम कहेंगे कि ये प्रूव्ड फैक्ट है। मतलब कोर्ट ने एग्जामिनेशन करवाया कि भाई ये जो एक फैक्ट है जो कि इस पार्टी ने प्रेजेंट किया है कि ऐसा है कि नहीं है, आप इसको पूरी तरह से रिसर्च कीजिए, इसके बारे में पता लगाइए। तो जब उस चीज का पूरा एग्जामिनेशन करती है कोर्ट, तब अगर वो चीज सामने आती है कि हाँ एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ है, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम प्रूफ कहेंगे, सॉरी प्रूव्ड फैक्ट कहेंगे। ये फैक्ट जो है ये प्रूव्ड है कि एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ है। अब इसे प्रूव करने का क्या तरीका है, एविडेंस इसको प्रूव करने का तरीका है। सामने वाली पार्टी अपने फैक्ट को प्रूव करने के लिए क्या देगी, एविडेंस देगी। अब जब वो एविडेंस देगी, मान लीजिए एविडेंस में दिख रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है, तो ये जो फैक्ट है क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया कि हाँ भाई एक्सीडेंट हुआ है। ठीक, लेकिन मान लीजिए उस व्यक्ति ने जो वीडियो बनाई उसमें ये तो दिख रहा है कि हाँ गाड़ी कहीं किसी से ठुकी, लेकिन किसने ठोका ये नहीं दिख रहा, तो ये क्या होगा, ये डिस्प्रूव्ड हो जाएगा। या मान लीजिए यही नहीं दिख रहा कि एक्सीडेंट हुआ है, उसने कहीं और की वीडियो बनाई है, बस आवाज आ रही है कि कुछ ठुका है पीछे, ठीक है, तो ये क्या है, ये डिस्प्रूव्ड हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से क्लियर नहीं कर रहा है कि एक्चुअली एक्सीडेंट हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तीसरा होता है नो प्रूव्ड, जहां पे दोनों ही कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं, प्रूव्ड वाली भी और डिस्प्रूव्ड वाली भी। मतलब दिख तो रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है, मगर किसने किया है या कैसे हुआ ये नहीं दिख रहा। केवल एक गाड़ी ऐसे दिखा कि एक गाड़ी ठुकी और वो थोड़ा सा दूर चली गई, बस ये दिखा मान लीजिए वहां पे, तो ये क्या आ जाएगा, ये नो प्रूव्ड में आ जाएगा। थोड़ा एग्जाम्पल मेरे ख्याल से सही नहीं दिया मैंने, बट मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। प्रूव्ड मतलब वो फैक्ट जो कि प्रूफ किया गया हो, एग्जामिनेशन के बाद, एविडेंस देने के बाद जो फैक्ट इन इशू या फैक्ट प्रूफ कर दिया गया हो कि एक्चुअली ऐसा हुआ है, उसे हम प्रूव्ड कहते हैं, प्रूव्ड फैक्ट कहते हैं। जो फैक्ट या फैक्ट इन इशू एग्जामिनेशन करने के बाद, एविडेंस के बाद भी प्रूफ ना हो पाया हो, या एग्जामिनेशन के बाद पता चला हो कि ऐसा कोई फैक्ट असली में है ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो वो होगा डिसप्रूव्ड, यानी कि ये चीज प्रूव नहीं करी गई है। और तीसरा आता है नो प्रूफ, जिसका होना ना होना एक सवाल बन के रह गया है कि एक्चुअली ये चीज हुई भी थी कि नहीं हुई थी। उसमें दोनों ही चीजें कवर हो जाएंगी, प्रूव्ड भी और डिसप्रूव्ड भी। यानी वो जो फैक्ट है वो ना पूरी तरह से प्रूव हो पाया है, ना पूरी तरह से डिसप्रूव हो पाया। ठीक, इसके बाद आता है इंडिया। जो अगला पॉइंट है वो कहता है इंडिया। इंडिया क्या होता है, इंडिया मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब वही जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। जिस टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में बात किया है, यहां भी वही टेरिटरी कही गई है, टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में ही आएगा लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले हमारे लॉज वहां अप्लाई नहीं होते थे बट अब होते हैं। तो अब जो भी इंडिया की डेफिनेशन जिस भी अगर किसी लॉ में या किसी बेयर एक्ट में दी है, तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूड होगा। तो इंडिया क्या होगा, इंडिया मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि पूरा इंडिया। ठीक, इसके बाद हम आते हैं अगले सेक्शन पर, जो कि है मे प्रेज्यूम, शेल प्रेज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। तो ये मे प्रेज्यूम, शेल प्रेज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। मे प्रेज्यूम का मतलब होता है कि कोर्ट मान सकती है ऐसी चीज को, कोई चीज जो हुई है कोर्ट उसको मान सकती है, लेकिन बाउंड नहीं है कि उसे वो चीज मानना ही पड़ेगा। मतलब पार्टी ए ने कोई एक फैक्ट प्रेजेंट किया कोर्ट के सामने, मान लीजिए एक पार्टी थी जिसने फैक्ट प्रेजेंट किया कि बी ने मेरी गाड़ी ठोक दी है। ठीक है, ए ने बोल तो दिया गाड़ी ठोक दी है, लेकिन उसे उस चीज के लिए कोई एक प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ इसने मेरी गाड़ी ठोकी है। ठीक, जब तक वो ऐसा कोई प्रूफ नहीं देता तब तक ही कोर्ट के ऊपर है कि वो उस बात को मानेगी कि नहीं मानेगी। ठीक, मान लीजिए प्रूफ दे भी देता है तो कोर्ट के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि उसे उस बात को मानना है कि नहीं मानना है। मतलब सामने वाली पार्टी ने जो फैक्ट प्रोड्यूस किया है, फैक्ट प्रेजेंट किया है, ये कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट उस फैक्ट को सही मानती है कि नहीं मानती है, तो इसलिए उसे कहते हैं मे प्रेज्यूम। ठीक, इसका एक एग्जांपल जो कि मैंने बताया कि ए ने एक एविडेंस, एक फैक्ट रखा कि बी ने उसकी गाड़ी ठोक दी है, एक्सीडेंट हुआ उन दोनों के पीछे और बी ने आके उसकी गाड़ी ठोक दी। ठीक, यहां उसने एक सीसीटीवी फुटेज या फिर एक वीडियो के तहत क्या किया, अपनी उस बात को प्रोड्यूस किया, अपनी उस बात को रखा वहां पे कि ये जो फैक्ट एंड इशू है कि इसने मेरी गाड़ी ठोकी है, ये उसका एविडेंस है। ठीक, जब तक उसने नहीं रखा था तब तक कोर्ट के ऊपर ये था कि भाई मे प्रेज्यूम, कोर्ट चाहे तो मान सकती है, बी को ऑर्डर कर सकती है कि चलिए आप इस बात को डिस्प्रूव कीजिए। कैसे करेंगे, कोई एविडेंस देके करेंगे। ए ने पहले एक एविडेंस दे दिया है एक वीडियो के तहत, क्या कि आपने उनकी गाड़ी ठोकी, अब आपकी बारी, आप दीजिए। ठीक, तो यहाँ क्या है, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर रहता है कि वो उस बात को मानना चाह रही है कि नहीं मानना चाहती। अगर कोर्ट को लगता है ये चीज सही है, ये फैक्ट सही है, तो कोर्ट उसको मान लेगी। अगर वो उसको लगता है कि ये चीज गलत है, ये फैक्ट गलत है, तो वो उसको नहीं मानेगी। उस पार्टी को बोलेगी कि आप अपने इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए क्या कोई कंक्लूसिव प्रूफ लेके आइए। जब आप कोई कंक्लूसिव प्रूफ लेके आएंगे तभी हम मानेंगे कि आपका ये जो फैक्ट है ये प्रूव्ड है, नहीं तो आपको ये फैक्ट प्रूव नहीं माना जाएगा। ठीक, दूसरा आता है शेल प्रेज्यूम। शेल प्रेज्यूम मतलब कोर्ट के ऊपर बाउंडेशन है, उन्हें मानना ही पड़ेगा कि ये जो फैक्ट है ये प्रूव्ड है और ये फैक्ट जो है ये सही है।
एक औरत कोर्ट में बोलती है कि मेरा रेप हुआ है, तो कोर्ट इस बात के लिए उससे कोई प्रूफ नहीं मांगेगा, इस बात को मान लेगा कि उसके साथ जो हुआ है, उसका जो रेप हुआ है वो बिना उसके कंसेंट के हुआ है। तो यहाँ पे शेल प्रेज्यूम आ जाएगा कि कोर्ट मान लेगा कि हाँ ये जो औरत है इसका रेप किया गया है। ठीक, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में शेल प्रेज्यूम यूज किया जाता है कि कोर्ट को ये फैक्ट मानना ही पड़ेगा कि ऐसी कोई चीज हुई है, चाहे सामने वाला कोई एविडेंस दे या ना दे। ठीक, अच्छा, लेकिन जनरल रूल के तहत जब कोई एक व्यक्ति कोर्ट पहुंचता है, अपना कोई फैक्ट रखता है, तो सबसे पहला बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे होता है। ये चीज समझिएगा जो मैं कह रहा हूँ। एक जनरल रूल है कि मान लीजिए एक ए नाम का व्यक्ति है, जब वो कोर्ट पहुंचा, उसने अब तक फैक्ट रखा, तो सबसे पहला बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति पे होगा। क्या होगा कि उसे अपने उस फैक्ट को प्रूव करना है कि एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं। ठीक है, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि उसे इस बात को प्रूव करना है कि जो फैक्ट वो कोर्ट में रख रहा है वो एक्चुअली सही है कि नहीं है, ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं। सबसे पहला बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर है। अब वो कोई एविडेंस के तहत एविडेंस देकर अगर उस बात को प्रूव कर देता है, तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ शिफ्ट हो जाता है, वो दूसरी पार्टी पे, मान लीजिए डिफेंस पे शिफ्ट हो जाता है। अब डिफेंस के ऊपर क्या है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ आ गया कि उसे डिस्प्रूव करना है इस बात को कि ये जो व्यक्ति है जो बात को कह रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, उस बात को डिस्प्रूव करने के लिए बी को कुछ एविडेंस देना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हुआ है। कोर्ट के सामने कुछ एविडेंस रखने पड़ेंगे कि ए जो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ आ गया, बी पे। अब बी जब इस बात को प्रूव कर देता है तो वापस बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ शिफ्ट हो जाता है, वापस ए पे। ये बर्डन ऑफ प्रूफ इधर से उधर होता रहता है जैसे ही कोई व्यक्ति अपने फेवर में या अपने सामने वाले के अगेंस्ट कोई एविडेंस पेश करता है। लेकिन शेल प्रेज्यूम में बर्डन ऑफ प्रूफ फर्स्ट इंस्टिंक्ट से ही डिफेंस के ऊपर होता है, डिफेंस या अक्यूज के ऊपर होता है। ठीक, क्योंकि यहां पे प्रोसिक्यूशन के कहे हुए फैक्ट को पहले ही सही मान लिया जाता है कि भाई प्रोसिक्यूशन जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। अब जो एक्यूज्ड है उसे इस बात को प्रूव करना है कि एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हुआ था और ये जो कह रहा है ये झूठ है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इस केस में ऐसा जरूरी नहीं है कि बर्डन ऑफ प्रूफ डायरेक्टली अक्यूज के ऊपर ही हो। कुछ ऐसे एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे केस हैं जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ फर्स्ट इंस्टेंट में ही किसके ऊपर होता है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है कि आपको पहले अपनी जो बात है उसे प्रूव करनी है। शेल प्रेज्यूम में कभी कभी ऐसा होता है, कुछ एक्सेप्शन है जिसमें जो प्रोसिक्यूशन है उसे अपनी बात को, अपने फैक्ट को प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस देना पड़ता है और सबसे पहला बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होता है। उसके बाद वो ट्रांसफर होता है कहाँ, अक्यूज पे या डिफेंस पे। ठीक, इसके बाद हम आते हैं कंक्लूसिव प्रूफ पे। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब होता है कि किसी चीज के होने या ना होने का एक कंक्लूसिव प्रूफ जो कि पहले से ही डिटरमाइंड हो चुका है। ठीक, मतलब कोई ऐसा एक फैक्ट है जो कि किसी दूसरे फैक्ट के होने को पहले ही डिक्लेयर कर देता है कि हाँ वो चीज हुई है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सेक्शन 112 जो कि कहता है बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। मतलब शादी के तुरंत बाद अगर किसी का कोई बच्चा हो जाता है तो ये लेजिटिमेट, उस बच्चे को लेजिटिमेट माना जाएगा कि वो उन्हीं दोनों का बच्चा है। ठीक है, ये चीज क्या है, ये कंक्लूसिव प्रूफ है इस बात की होने का कि वो जो बच्चा है वो लेजिटिमेट है कि नहीं है। ठीक है, क्या होगा, ये कंक्लूसिव प्रूफ है उस बात का। ठीक है, तो ये था मे प्रेज्यूम, शेल प्रेज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आज की वीडियो हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 तक के पूरे टॉपिक को कवर किया है और इसके आने वाले वीडियोस में उसके आगे के सेक्शन यानी सेक्शन 5 और उसके आगे के सेक्शन को कवर करेंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे वीडियो को देख पाए और हमारे चैनल तक पहुंच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।